देखिए, ये बड़े शर्म की बात है। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस तरीके की बातें की। कानपुर में जब वो गिराया जा रहा था, उस वक्त डीएम थी एक महिला, तो वो कहीं थिरक रही होती हैं, फिर आकर के बुलडोजर चलवा देती हैं। मुख्यमंत्री की मैं तारीफ कर रही थी, इसलिए ऐसा किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप किसी के बुरे समय पर आप किसी का साथ छोड़ करके जाते हैं, उसको कोई नहीं भूल सकता है। देखिए, जो कुछ बिहार में हुआ वो एक बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो क्या अब गुजरात के स्टेट का वोट भी क्या बिहार के हिस्से में आ जाएगा? उन जगहों पर वोट कटिंग ये करवाएंगे जहां से इनको ये पता है कि अगली पार्टी को फायदा होने वाला है, बस। और वहां बढ़वा देंगे जहां से इनको ये लगेगा कि हम वहां से जीत करके आ सकते हैं। बहुत पहले मंदिर था और उस पर मकबरा बना दिया गया, ये सारा उसका खेल है। उसको एक ग्राउंड जीरो बना के कुछ बड़ी सत्ता है। वो कहते हैं ना कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। मुद्दे तो तब नहीं होते जब इन्होंने बहुत काम किया होता, तो हमको ये सोचना पड़ता है कि भाई अब हम इनके बीच क्या बात करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नेता अपने बयानों से अक्सर विवादों को जन्म देते रहते हैं। बात करें केतकी सिंह के उस बयान की जो उन्होंने दिया था, उस बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी की महिला सभा की कुछ कार्यकर्ता उनके घर पहुंचते हैं और उनको टोटी गिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। उसको लेकर के उनकी बेटी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लोग एक अकेली बेटी को, जिसकी उम्र 16 साल है, उसको डराना चाहते हैं। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैम, सवाल आपसे वही कि जब केतकी सिंह बयान देती हैं कि अभी टोटी वो मिल नहीं रही है, उसके बाद आप लोग जाते हैं उनके घर पर, आपके कार्यकर्ता जाते हैं, उसके बाद एक बयान आता है उनकी बेटी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी के लोग हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरेंगे नहीं, अगर जाना ही है तो हमारे माँ के पास जाएं, वहां जाकर के बोले जाके। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़े शर्म की बात है। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस तरीके की बातें की। जो लफ्ज वो इस्तेमाल कर रही थी पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए, कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी को ये एहसास हुआ कि मैंने ये शब्दावली जो इस्तेमाल की वो गलत थी और उस पर उन्होंने एक इनडायरेक्ट माफी मांगी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में लोगों को इस बात पे जरा सी भी शर्म और लज्जा नहीं है कि वो किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही हैं। केतकी सिंह जिस पद पर हैं और समाज में रह रही हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हैं, उसके बावजूद उनको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। हमेशा अपनी सीमाओं को लांघना भारतीय जनता पार्टी का एक फैशन बन गया है उसमें। और जब वो ये टोटी और इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करती हैं, तो जब आप इस तरह की भाषा बोल रही हैं तो उसको बर्दाश्त करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, वरना इस तरीके की भाषा ना इस्तेमाल करें। रही बात, आप कह रही हैं कि उनकी बिटिया ये इल्जाम लगा रही है कि उनको डराने की कोशिश की जा रही हो। अरे, आप लोगों को कौन डरा सकता है? आप तो सत्ता में हैं, आप तो अभी बुलडोजर चलवा देंगे, किसी के ऊपर कुछ भी करवा देंगे, अरेस्ट करवा देंगे, मुकदमे लदवा देंगे। तो ये सब कुछ सहानुभूति बटोरने का एक जिम्मेदारी है, बल्कि उस बच्ची को, अपनी माँ को ये समझाना चाहिए कि इस तरीके की भाषा अच्छे लोग नहीं बोलते हैं जो आप इस्तेमाल कर रही हैं। आपने कहा उस बच्ची को समझाना चाहिए, जबकि बच्ची को तो वो खुद बुलवा रही हैं और उस मामले को आगे बढ़ा रही हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि अपने बेटी को आगे कर रही हैं वो। तो क्या मतलब भाजपा में क्या ऊपर से आदेश होता है या फिर ऐसे ही? देखिए, ये एक बहुत ही नौटंकीबाजी वाली पार्टी है। इसमें कब कहाँ पे क्या होना है, मुझे याद है कि कानपुर में जब वो गिराया जा रहा था, उस वक्त डीएम थी एक महिला, तो वो कहीं थिरक रही होती हैं, फिर आकर के बुलडोजर चलवा देती हैं। तो कहाँ पर क्या इन लोगों को हथकंडा अपनाना है, ये इनकी अच्छी तरह से इनको पता है। और अपनी बच्ची को आगे जो ये कर रही है, मुझे लगता है ये भी बहुत गलत है। राजनीति आप कर रही हैं, आपने गलत बयानी की है, तो आप हिम्मत करिए सामने आके उसकी जवाब देने के लिए, ना कि आप अपने घर परिवार के बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आरोप ये भी लगता है कि आप पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन एक विधायक आपकी जो पीडीए समाज से आती हैं, पाल समाज की बेटी हैं, वो एक बयान देती हैं और उस बयान के बाद उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये सिर्फ उसी पर हम आ गए कि कोई भी अपनी गलत कामों की और गलत बयानों की अगर उस पर सहानुभूति बटोरने पर आ जाए तो वो सबके सामने है। समाजवादी पार्टी ने अगर पीडीए की बात की, उसको सच कर दिखाया, यही उसका रिजल्ट है। 2024 में हमें एक अच्छा जनादेश मिला और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। जिन मोहतरमा की आप बात कर रही हैं जो पीडीए समाज से आती हैं, वो इस बात पर बहुत उनको गम था कि उनको समाजवादी पार्टी से क्यों निकाला जा रहा है। उनको भी मालूम था कि वो चुन करके आई थी, तो समाजवादी पार्टी की देन थी, वो चुन करके आई थी। तो पहली चीज तो ये कि हर
पार्टी का एक संविधान होता है अपना खुद का भी, उस गाइडलाइन को जो भी क्रॉस करेगा उसको पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है, वो सुमैया राणा हो चाहे वो कोई भी हो। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन उनका जो आरोप है वो कह रहे हैं कि जब हमने अतीक अहमद की तारीफ, उसमें जो उनकी हत्या हुई उसको लेकर के मुख्यमंत्री की तारीफ की, उसके बाद मुझे निकाला गया। जो क्रॉस वोटिंग की बात आ रही है वो कहीं क्रॉस वोटिंग तो हमने बहुत पहले किया था, 3 विधायक निकाले गए थे, हमको तब क्यों नहीं निकाला गया? देखिए, वो जो आधार लाना चाह रही है वो भी आधार वो है कि जो वो जनता में दिखाना चाह रही है कि अतीक की तारीफ ना करके अतीक को की हत्या कराने वाले मुख्यमंत्री की मैं तारीफ कर रही थी इसलिए ऐसा किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जिस वक्त आपने क्रॉस वोटिंग की थी उसी वक्त स्पष्ट हो गया था कि आपने इस पाले से उस पाले में पैर रख दिया है। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कब किसको पार्टी में रहना है, कब किसको पार्टी में नहीं रहना है। अब आप कुछ भी इल्जाम लगाते रहिए, उन इल्जामों को लगाने के बाद उनको साबित भी तो करना है। आप साबित करते रहिए, ये सिर्फ दिखावे के नाटक है। इलेक्शन करीब है, उनका ये मकसद था कि हम दबाव बना ले जाएं, समाजवादी पार्टी मुझे वापस एक्सेप्ट कर ले। और ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में पीडीए के जो आप अगर सांसदों की लिस्ट उठा करके देखें, और हमने जब चुनाव टिकट दिया था सिंबल ने समाजवादी पार्टी में, तो उसमें पीडीए के कितने लोग थे और कितने जीत करके आए हैं। तो ये इल्जाम लगाना कि हम पीडीए को इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर जरूर कार्रवाई हुई जिसने गलत बयानी की। अच्छा, इनकी वापसी की कभी संभावना बनी रहेगी? जैसे पूजा पाल हो गई, मनोज पांडे हो गए, या फिर अभय सिंह हो गए, जो विधायक जिनके ऊपर कार्रवाई हुई, अगर ये वापस आना चाहें तो क्या समाजवादी पार्टी इनको वापस लेगी? देखिए, ये बात, इसका फैसला तो फिर वही बात है कि शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी थी कि इनको तो छोड़िए, इनको वापस लाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं, जब आप किसी के बुरे समय पर आप किसी का साथ छोड़ करके जाते हैं उसको कोई नहीं भूल सकता है। और आप सत्ता वालों के साथ जाकर के उस वक्त में खड़े हो गए जब समाजवादी पार्टी में आप थे, आपको बहुत सम्मान दिया गया। आप जिन महाशयों का नाम ले रहे हैं उनको उनकी शख्सियत से बढ़ करके सम्मान दिया, और सम्मान देना काम है। चाहे हमारे नेताजी, स्वर्गीय नेताजी रहे हों, उन्होंने भी लोगों को बहुत सम्मान दिया। सम्मान देने का काम भारतीय समाजवादी पार्टी करती आई है, और उसी तर्ज पर चलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सम्मान देने का काम किया। लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को धोखा देते हैं, धोखे की कोई माफी नहीं होती है। तो आज की तारीख तक तो मुझे नहीं लगता, जितना मैं समझ सकती हूँ, बाकी तो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, कि मुझे नहीं लगता कि इनकी वापसी किसी भी हाल में संभव हो। अच्छा, एसआईआर को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं। बिहार चुनाव में यात्रा भी निकाली राहुल गांधी ने, अखिलेश जी जाते हैं वहां समर्थन देते हैं। अब सुनाई ये पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जो पंचायत चुनाव हैं 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट काटे जाएंगे, ऐसा सुनाई दे रहा है। एसआईआर होने की संभावनाएं हैं, कैसे देखते हैं, और आपकी पार्टी की क्या रणनीति होने वाली? देखिए, जो कुछ बिहार में हुआ वो एक बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और लेकिन सबसे बड़ा ये शॉकिंग स्टेज भी रही है जनता के लिए, क्योंकि जिस जनता ये सोच करके, जैसे हमारी नजर में ये होता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का नारा दे करके और सीट जीत ली और सत्ता में आ गए, लेकिन यहाँ तो खेल कुछ और ही निकल रहा है। तो अगर बिहार में ये हो गया, इसका मतलब कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने डंका बजाने की बात करती हो, वहां पर कहीं ना कहीं ये घोटाला हो। आज मैं एक न्यूज रिपोर्ट देख रही थी थोड़ी देर पहले ही, उसमें वो कह रही है कि गुजरात के एक सम्मानित व्यक्ति जो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो बिहार के वोटर निकल आए एकदम से। तो क्या अब गुजरात के स्टेट का वोट भी क्या बिहार के हिस्से में आ जाएगा? तो ये जितनी गोरख धांधली चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यकीनी तौर पर इसके जो है रिजल्ट्स अब, जब क्योंकि जनता जाग चुकी है, इंडिया गठबंधन इस पर जोरदार तरीके से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि लोगों को जागरूक करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो वो चीजें उत्तर प्रदेश में भी लागू होना तय है। क्योंकि आप देखिए, आप देख सकते हैं पंचायत चुनाव उसका एक रिहर्सल हो सकता है, और अगर हम इस पर पूरी तरीके से काबू पा लेंगे तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव हमारे लिए आसान हो जाएंगे। आप कह रहे हैं 2027 के चुनाव आसान हो जाएंगे, फिर मगर भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है कि एक तरफ राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कर्नाटक की एक विधानसभा सीट का ब्यौरा देते हैं कि वहां वोट बढ़वाए गए, और जबकि एसआईआर ठीक उलट प्रक्रिया है, हम वोट हटाने का काम कर रहे हैं। जो अवैध लोग भारत आ गए हैं, दूसरे देश के नागरिक हैं, उनके वोट कटवाना चाहते हैं, उस पर क्यों विरोध कर रहा है विपक्ष? देखिए, विपक्ष इसलिए नहीं विरोध कर रहा है। आप खुद बता दीजिए कि अभी जो 2024 के चुनाव हुए थे, 2022 के चुनाव हुए थे, जिसको ये कह के वोट काटते हैं
नाम हटाते हैं वोटर लिस्ट से कि ये अवैध हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये पता नहीं कहाँ के हैं, उसमें सुमैया राणा का भी नाम नहीं होता है, उसमें उनके पिताजी जो इस देश की एक प्रतिष्ठित सम्मानित शख्सियत है उन तक का नाम नहीं होता है। तो ये इसकी आड़ में ये इनकी एक, आपको पता है कि एक पूरा प्रोफार्मा है, उसमें कहाँ से कौन सा वोट काटना है, उन जगहों पर वोट कटिंग ये करवाएंगे जहां से इनको ये पता है कि अगली पार्टी को फायदा होने वाला है बस, और वहां बढ़वा देंगे जहां से इनको ये लगेगा कि हम वहां से जीत करके आ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा मुसलमानों को लेकर के तमाम तरीके के जो स्वर उभर रहे हैं, खास करके कई मामले आए, जैसे फतेहपुर का मामला हो, वहां के मकबरे का मामला हो, या फिर अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बयान देते हैं कि हर मंदिर में शिवलिंग नहीं देखना चाहिए। एक तरफ तो संघ प्रमुख ऐसा बयान देते हैं, दूसरी तरफ जो है हर मकबरे में, मस्जिद में, हर जगह जो है शिवलिंग खोजने की कोशिश की जाती है। तो क्या लगता है कि सरकार और संघ में समन्वय नहीं है, या फिर देखने की चीज अलग है या फिर दिखाने की चीज अलग है? देखिए, मुझे तो ये काफी दिन से इस बात का एहसास हो रहा था कि संघ में और ये जो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कहीं ना कहीं बीच में दरार चल रही है। वो एक मिशन के तहत काम किया आरएसएस ने, और आज जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस की देन है, इससे वो भी इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेईमानी करने का भी एक तरीका होता है, ईमान होता है आदमी का, उससे हट करके जब आप कोई काम करेंगे तो यकीनी तौर पर आरएसएस को ये चीज बुरी लग रही होगी, क्योंकि आरएसएस ने कोई तलवार उठा करके जंग नहीं लड़ी थी, सीधे सीधे लोगों के घर नहीं गिरा दिए थे। आज जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कहीं ना कहीं आरएसएस उससे इनकार कर रही है। फतेहपुर के मामले पे आप बात करेंगे तो फतेहपुर का मामला तो इतना ज्यादा संवेदनशील है, और वो इसलिए संवेदनशील नहीं है क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान की बात है। वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया को कब्जा करने के लिए भू माफिया लोग उसको हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं, और वो इसलिए दे रहे हैं रंग क्योंकि इसमें प्रशासन फिर योगी बाबा की सरकार हमारा साथ देगी, जहां पर जैसे हम हिंदू और मुस्लिम ला देंगे। जबकि जो वहां का प्रमुख व्यक्ति है, जो जिलाध्यक्ष है, वो वहां पर जमीनों का काम करता है, और कोर्ट ने वहां के 35-37 घरों को नोटिस दिया है गिराने का। उस 37 प्लॉट्स में जो घर बने हुए हैं उसमें 3-4 मुसलमानों के हैं, बाकी सब नॉन मुस्लिम्स के हैं। तो उन घरों को रुकवा लिया जाए किसी तरीके से, क्योंकि कोर्ट इसका आदेश दे चुका है। सारी कुछ प्रक्रिया इस पर चल रही है, और बाहर दिखाया जा रहा है कि अरे ये तो बहुत पहले मंदिर था और उस पर मकबरा बना दिया गया, ये सारा उसका खेल है। उसको एक ग्राउंड जीरो बना के पेश किया। मतलब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जो कि एक भूमाफिया है, वो ये सब चीजें करवा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करना तो छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी अब बाकायदा उस जिला अध्यक्ष को बचाने में लगी हुई है। क्योंकि आप देखिए कि जब सदन में नाम पढ़ने वाले थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनको शांत करा दिया। जो एफआईआर हुई, मैं तो पहुंची ग्राउंड जीरो पे, मैंने बात की ऑफिसर से, जो एफआईआर थी उसमें उस जिलाध्यक्ष का जो मेन आरोपी है उसका नाम नहीं था। तो ये सब कुछ भाई सत्ता है, वो कहते हैं ना कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, तो वो यही चल रहा है उत्तर प्रदेश में खासकर। 2027 में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या आपकी पार्टी, जो ईवीएम पे अखिलेश जी लगातार बोलते रहते हैं, एसआईआर का मुद्दा है, कैसे आप इन सब मुद्दों को जनता के बीच ले जाएंगे और कैसे बचाएंगे, अगर आपका आरोप ये है तो? या फिर चुनाव के बाद यही रोना रहेगा, ईवीएम खराब है, या फिर कुछ रणनीति है इसको लेकर के? देखिए, तर्ज कह लीजिए या मॉडस ऑपरेंडी कह लीजिए, वही रहेगी जो 2024 में थी इंडिया गठबंधन की। हम पीडीए की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम पीडीए के साथ खड़े हुए हैं और पीडीए को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका नतीजा 2024 में सबने देखा। और आप किसी भी पंक्ति के आखिर में खड़े हुए व्यक्ति का भी वही सम्मान होगा जो प्रथम उसमें होगा लाइन में। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि सबसे पहले अब विपक्ष के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुद्दे तो तब नहीं होते जब इन्होंने बहुत काम किया होता, तो हमको ये सोचना पड़ता है कि भाई अब हम इनके बीच क्या बात करेंगे। क्या सड़कें इन्होंने बनवाई होंगी? क्या इन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं बहाल की होंगी? क्या शिक्षा से जो स्तर है उसका क्या हालचाल है? महिला सुरक्षा की बात अगर कर लें, नौकरियों की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, तमाम ऐसे मुद्दे ही मुद्दे हैं जिस पर हम जनता के बीच परमानेंट जा रहे हैं और उनसे इस पर बात कर रहे हैं। और इसी वजह से आज जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ हुजूम देखते हैं, जो लोगों का जुड़ाव देखते हैं, वो ऐसे ही नहीं है। वो इनको ये समझने लगे हैं कि युवाओं की आवाज अगर कोई है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर।
और यही उनका विजन, जो विजनरी नेता के तौर पर उन्होंने अपने आप को सिद्ध भी किया है, यही उनको 2027 की सीमा तक ले जाएगा। चलिए, तो ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमैया राणा जी, जिनका कहना है कि 2027 में जो भारतीय जनता पार्टी के वादे थे, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, रोजगार देने की बात करी गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये सारे मुद्दे हैं जो 2027 के चुनाव में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को विपक्ष जनता तक पहुंचा पाता है या नहीं पहुंचा पाता है, अब ये आगे आने वाले चुनाव में पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक, #भारत न्यूज, लखनऊ।